धन्यवाद। मैं तो सोच रहा था मेरा नंबर बाद में आएगा। तो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि साहब, विधायक साहब के मनोज भाई, जोशी जी नगर पालिका के अध्यक्ष, माता जी, इस हॉल में सभी प्रतिष्ठित लोग बैठे हैं। इस नगर के, इस शहर के। मुझे पीसी भाई दिखाई दे रहे हैं, पीसी तिवारी जी, हर्ष काफर हमारे मित्र, और अन्य साथी लोग, और अभी जगत दा ने सभी लोगों को मेरे ख्याल से संबोधित कर दिया है। तो आप सभी यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ आए हैं इस हॉल में शमशेर दा को याद करने के लिए। उनके विचार को, उनकी बात को याद करना सिर्फ उनको याद करना नहीं है, बल्कि उनके संघर्ष को भी, उनके पूरी जीवन यात्रा में पूरा संघर्ष का जो दौर है और वो जो संघर्ष की परंपरा है, और खास तौर पर उत्तराखंड में तो लंबी परंपरा आंदोलनों की, संघर्षों की रही है, उसमें वो एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। उनको याद करने के साथ ही हम उस आंदोलन को भी, उस परंपरा को भी याद करते हैं। तो मैं अपनी शुरुआत में ही उनको अपना श्रद्धा सुमन, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, और उनके साथ जो हमारा संपर्क बना, तो एक बात तो जो अभी आप कह रहे थे, ये खास बात जरूर है कि उत्तराखंड के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी इलाके में कहीं कोई घटना हो रही है, कोई आंदोलन हो, कोई घटना हो, कोई बात हो, उस पर शमशेर दा की नजर है। और वो लोग जो उस आंदोलन से जुड़े हैं या उस घटना से जुड़े हैं, उन लोगों पर भी उनकी नजर रहती थी, एक खास बात। तो हमारा परिचय हुआ है उत्तराखंड आंदोलन के दौर में। 1994 में उत्तराखंड का आंदोलन हो रहा है। हम श्रीनगर में पढ़ते हैं और वहां वो जो आंदोलन के लिए संयुक्त छात्र संघर्ष समिति बनी है, उसका हम हिस्सा हैं। लेकिन उसके अलावा भी हम लोगों की गतिविधि है। हम वहां श्रीनगर में एक पत्रिका निकालते थे संभावना के नाम से, और वो पत्रिका उत्तराखंड आंदोलन के दौर में, उत्तराखंड आंदोलन से पहले भी उत्तराखंड के विभिन्न सवालों पर हम लोग उस पर काम करते थे। तो श्रीनगर में जैसे ही आंदोलन की शुरुआत हुई, तो यहाँ से शमशेर दा, शेखर पाठक जी, राजीव लोचन शाह जी, ये श्रीनगर पहुंचे। और श्रीनगर में तो आंदोलन को समझने, देखने के अलावा जो है, वहां जो संघर्ष समिति के, छात्र संघर्ष समिति के लोग हैं, उनसे मिले हैं। लेकिन जो है, शाम जब हो गई और गढ़वाल मंडल विकास निगम का श्रीनगर में जो पर्यटक गृह है, तो वहां उन्होंने विशेषतया जो है मुझको बुलाया कि यार वो लड़का कौन है जो मैगजीन निकालता है, हमने नैनीताल में, अल्मोड़ा में उनकी मैगजीन देखी है, उनसे मिलना है। तो मैं अपने साथियों के साथ उनसे मिलने गया। मेरी पहली मुलाकात है शेखर पाठक जी से, शाह जी से और शमशेर दा से, वो 1994 में श्रीनगर में। और तब से लेकर के लगातार जब तक वो रहे हैं, उनकी जो है हमारी हर गतिविधि पर, वो अल्मोड़ा जोशीमठ से या जोशीमठ अल्मोड़ा से कितना भी दूर हो, तो उनकी नजर उस गतिविधि पर होगी, ये रहेगी। उनके साथ जो अंतरंगता, यानी उनको जानने समझने, हम तो पढ़ रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, संघर्ष वाहिनी के भी जो पूरा ऐतिहासिक और आंदोलनात्मक जो पूरी गतिविधि है, उसको हमने बाद में जाना। लेकिन जो है, उनके साथ जो उनकी आत्मीय जो हमारा बना और जो अंतरंगता बनी, या उनको जानने समझने का, जिस छात्र संघ की आप बात कर रहे थे, उसको भी जानने समझने का एक अवसर पैदा हुआ। ये हुआ गैरसैंण आंदोलन में। गैरसैंण में जो है राजधानी का आंदोलन चल रहा था, और एक तय हुआ कि गैरसैंण से लेकर के और देहरादून तक एक पदयात्रा निकलेगी। तो उस पदयात्रा में, उसमें महिला मंच के लोग भी थे, शमशेर दा और बाकी लोग भी थे, और हम लोग भी उसमें शामिल हुए। भले ही मैं उस यात्रा में पूरा नहीं गया, कर्णप्रयाग तक तो उस यात्रा में रहा। तो गैरसैंण से जैसे हम लोग चले हैं, तो हमारा रात्रि विश्राम जंगल चट्टी में या कहीं हुआ है। तो सुबह शमशेर दा उठे हैं, वो चाय की दुकान में हम लोग बैठे, और वहां जो है वो विस्तार से, जैसा कि उनका अंदाज था बोलने का, बहुत धीरे से, बहुत रुक करके, पॉज लेते हुए अपनी बात को रखना। तो उन्होंने उस यात्रा के दौरान अपने छात्र जीवन के किस्से और अपने आंदोलन के किस्से, और तमाम की कहां क्या हुआ, छात्र संघ में हम थे तो हमने क्या किया,
दिल्ली में हम लोग एक बार गए तो वहां क्या हुआ, इस तरह से उन्होंने बहुत आत्मीय तरीके से, क्योंकि मैं उसी चाय में जो है लगातार उनके साथ बैठ रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, उसमें हरीश चंदोला जी भी हैं, बाकी लोग भी हैं, कमलापंत जी भी हैं, लेकिन जो है पता नहीं उनको क्या उस यात्रा के दौरान लगा कि वो अलग से मुझे ले जाते और वो पूरा किस्सा मुझे सुनाते अपनी पूरी यात्रा का। और साथ में भी चलते हुए जब हम पैदल चल रहे हैं गैरसैंण से कर्णप्रयाग की तरफ या देहरादून की तरफ, तो उस यात्रा में भी चलते हुए मैंने उनको जाना समझा। वही मेरी जो है उनसे लंबी बातचीत का क्रम है। उसके अलावा 2012 में हम लोगों ने जोशीमठ में ये जो जल विद्युत परियोजनाएं बन रही हैं उत्तराखंड में और खास तौर पर हमारे इलाके में जोशीमठ में तपोवन विष्णु घाट परियोजना और अन्य परियोजनाएं जो थी उनके खिलाफ एक बड़ी लड़ाई हम लोगों की चल रही थी। तो उसी में जो है हम लोगों ने एक प्रतिनिधि सम्मेलन वहां किया और उसमें उत्तराखंड से विभिन्न जो आंदोलनकारी लोग हैं उन सबको वहां बुलाया। उसमें कमलापंत जी भी थे, शमशेरदा भी थे, राजीव लोचन शाह जी भी थे और त्रिपन चौहान हमारे मित्र जो अब नहीं रहे इस दुनिया में। तो ऐसे बहुत सारे उत्तराखंड से तमाम साथी लोग वहां जोशीमठ पहुंचे 2012 में। तो उसमें भी जो है शमशेरदा वहां पहुंचे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बहुत सारी तकलीफ है, लेकिन उसके बावजूद वो वहां पहुंचे हैं। जोशीमठ और महीना है अगस्त का, जब भी जो है यात्रा करने में दिक्कत है, रास्ते खराब है, ये सब के बावजूद वो वहां पहुंचे और उस प्रतिनिधि सम्मेलन 2 दिन का वो हमारा गोष्ठी विचार सम्मेलन था, उसमें वो रहे। तो वो उसके अलावा विभिन्न आंदोलनों में छोटे छोटे समय अंतराल में हम लोगों का उनके साथ उनका संरक्षण, उनका मार्गदर्शन मिला। तो ये एक उनके साथ हमारे संपर्क का, संबंध का एक वो रहा है, ये एक यात्रा है। अब आज का जो विषय है, विषय क्योंकि बहुत विशद है और बहुत व्यापक है, लेकिन ये विषय जो है उत्तराखंड के संदर्भ में खास तौर पर आज के दिन में जो पूरे उत्तराखंड की तस्वीर बन रही है और अभी जो पिछला 2 महीना गुजरा है बरसात का, तो उसमें जो तस्वीर बन रही है वो आप चले जाइए उत्तरकाशी, वो आप आ जाइए टिहरी, आप आ जाइए चमोली, आप आ जाइए अल्मोड़ा, आप जाइए बागेश्वर, आप जाइए पिथौरागढ़, और सारे उत्तराखंड में हम देख रहे हैं तो एक जैसी स्थिति बन रही है। पहाड़ दरक रहे हैं और वीडियो पर वीडियो, आप फेसबुक पर जाइए, आप ट्विटर पर जाइए और वो सड़क के बहने के, सड़क पर गड्ढे के, पहाड़ के लुढ़कने के, पेड़ों के बहने के और नदी के सामने के जो गांव हैं उनके बहने के, टीवी में तो पूरा गांव एक पूरा बह गया। तो ये सारी तस्वीरें, ये सारे वीडियो लगातार दिखाई दे रहे हैं और ये जो वीडियो दिखाई दे रहे हैं ये सिर्फ वीडियो नहीं, ये जमीन की स्थिति है जो अब क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है तो हम तक पहुंच रहा है और इसके पीछे की जो हकीकत है, इसके पीछे की जो कहानी है वो भी हमको मालूम है कि वो जो पूरा विकास का ढांचा खड़ा हो रहा है जिसमें बहुत चौड़ी हमको सड़क चाहिए, सुरंग आधारित परियोजना हमको चाहिए, हमको बड़ी ट्रेन की लाइन चाहिए कर्णप्रयाग तक ऋषिकेश से और उसके लिए सुरंगों का एक जाल चाहिए। तो ये सारा जो बन रहा है वो जो है उसका परिणाम जो है बरसात के समय में, और जोशीमठ जैसी जगहों में तो बरसात की भी जरूरत नहीं है, बगैर बरसात के भी वहां इस तरह की आपदाएं लगातार आ रही है। लेकिन इससे थोड़ा पीछे जाए, मैं 1994 के जिक्र कर रहा था, तो 1994 में जब हम उत्तराखंड के आंदोलन में हैं तो उस आंदोलन में क्या केवल हम यही कह रहे थे कि आज दो, अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो? नहीं, सिर्फ ये नहीं कह रहे थे जो आप कह रहे हैं कि 1976 में हम लोगों ने एक यात्रा शुरू की आसकोट आराकोट। उस यात्रा में भी केवल उत्तराखंड को समझने की यात्रा नहीं है, उसमें भी उत्तराखंड से संबंधित सारे विषय आ रहे हैं। उत्तराखंड आंदोलन में भी उत्तराखंड का कैसा विकास होगा, उत्तराखंड का ढांचा क्या होगा, ये जो है उत्तराखंड आंदोलन के दौर में ही ये बहस शुरू हुई। बल्कि श्रीनगर में ही 1994 में ही नवंबर दिसंबर के महीने में गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में ये बहस हम लोगों ने शुरू करवाई, प्रतिनिधि सम्मेलन वहां हुआ और कैसा उत्तराखंड चाहिए, ये एक बहस है। क्योंकि लगातार यही बात चल रही थी कि उत्तराखंड दो, आज दो, लेकिन उसी दौर में कुछ लोगों के द्वारा ये बात भी हुई। बल्कि हम लोग अगर याद करें तो नरेंद्र सिंह नेगी जी का एक गीत है कि कल होलू उत्तराखंड कब होली राजधानी, ये वाला जो गीत है, ये गीत वहीं से निकला है, उसी विचार गोष्ठी से वहीं से निकला हुआ गीत है कि ये बहस भी चल रही थी। बहुत सारे लोग ये सवाल उस समय कर रहे थे, जब उत्तर प्रदेश से ये सवाल हमारे पास आ रहा था, भाई ये पहाड़ियों को राज्य तो दे देंगे, पहाड़ी खाएंगे क्या, ये तो भूखे मर जाएंगे। तो इस बहस के भी जवाब वहां थे दिए गए।
मतलब उसी समय में श्रीनगर में हम लोग याद करते हैं कि हम लोग ये मैगजीन निकाल रहे थे और उसी समय में वर्तमान उत्तराखंड नाम से भी एक पत्रिका निकल रही थी, जो उत्तराखंड आंदोलन का जो संयुक्त छात्र संघर्ष समिति वहां हमारी थी उसका बल्कि वो प्रतिनिधि पत्र भी। तो उस समय में ये हुआ कि उत्तराखंड में तो जो है इनके पास आर्थिक कोई संसाधन नहीं है, ये तो मनी ऑर्डर आधारित व्यवस्था है। और मनी ऑर्डर आधारित व्यवस्था है का मतलब कि जब कोई नीचे से मनी ऑर्डर भेजता है दिल्ली से और बाहर रहने वाले लोग जब मनी ऑर्डर यहाँ भेजते हैं तब हमारा घर बार चलता है, हमारी आर्थिकी चलती है। उसी समय में हम लोगों ने श्रीनगर में ये सर्वे किया और श्रीनगर में ये सर्वे हुआ और हमने पोस्ट ऑफिस जो श्रीनगर का है वहां जाकर के पता किया कि भाई एक महीने में कितना मनी ऑर्डर यहाँ आता है, जो बाहर से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, देहरादून से आ रहा है, गुजरात से आ रहा है या मुंबई से आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है। तो जो हमने अनुमान लगाया वो उन्होंने एक संख्या बताई, माना कि 4 लाख रुपया आ रहा है या 5 लाख रुपया आ रहा है। लेकिन इसके साथ ही श्रीनगर के ही पोस्ट ऑफिस से कितना पैसा जा रहा है, क्योंकि यहाँ बाहर का मजदूर काम करता है, बिहार का मजदूर, नेपाल का मजदूर और दूसरी जगहों से आकर के जो लोग काम कर रहे हैं वो भी पैसा बाहर भेजते हैं, वो भी तो मनी ऑर्डर भेजते थे। तो पता चला कि जितना पैसा यहाँ आता है उससे ज्यादा यहाँ से जाता है। यानी कि एक झूठ जो गढ़ा गया कि केवल मनी ऑर्डर आधारित इकोनॉमी है, ऐसा नहीं। इसके अलावा जो है कैसा उत्तराखंड होना चाहिए, इसमें सारे तर्क हम लोगों ने रखे कि किस तरह का यहाँ की अर्थव्यवस्था हो सकती है, कैसा हम फरपट्टी के आधार पर विकास कर सकते हैं, पर्यटन का ढांचा यहाँ कैसे खड़ा हो सकता है, इन सब पर जो है विस्तृत लिखा गया, बोला गया, ये सब बात। लेकिन 94 के बाद जब 2000 में जब राज्य का गठन होता है तो जिन आधारों पर, जिन चीजों को हम इस राज्य की बुनियादी आवश्यकताएं मान रहे थे, जल, जंगल, जमीन के सवाल कि यहाँ का जो पानी है वो कैसे यहाँ के काम आ सकता है, या यहाँ का जो जंगल है वो कैसे यहाँ के लोगों का उस पर अधिकार कायम हो, या यहाँ की भूमि है उस पर कैसे हम यहाँ के लोगों के हित में उपयोग कर पाए, वो सारी आशाएं, वो सारे सपने, वो सारी बातें धराशायी हो गई। उस पर एक पर काम नहीं हुआ। अभी तो भूमि को लेकर के तो ये आंदोलन चल ही रहा है, लगातार वो बात कर रहे हैं कि भाई हमको जो है भूमि का जो है सख्त कानून चाहिए। अब सख्त कानून की हम बात तब कर रहे हैं जब चिड़िया चिड़िया खेत, जब चिड़िया जो है सब कुछ लेके चली गई, जब सारी भूमियां, चाहे आप यहाँ कुमाऊं में देख लीजिए, पूरा जो यहाँ की भूमियों का जिस तरह का रफा दफा हुई है, या देहरादून में देख लीजिए, आप पूरे गढ़वाल में आइए, पूरे जो पर्यटन का जहाँ पूरा सर्किट है उसमें सड़क के किनारे आपको 1 इंच भूमि मिलने वाली नहीं है। सारी भूमि जो है बिक गई है और ज्यादातर जो है बाहर के लोग आकर के उस भूमि को, उसका खतर पदर हो गया। अब आज के दिन पर हम भूमि के सख्त कानून की बात कर रहे हैं, किन लोगों की जिम्मेदारी थी कि वो सख्त कानून बनाते। अब विधायक साहब यहाँ बैठे हैं, तो किन लोगों ने वो किया कि वो कानूनों को और ज्यादा उन्होंने जो है उसमें ढिलाई की कि ज्यादा से ज्यादा भूमि बिके और जल्दी से जल्दी बिक जाए। तो भूमि का यह हाल हुआ, जंगल का जो हाल है वो है, पानी का यह हाल हुआ कि हमने जो है तमाम बड़ी परियोजनाओं की स्वीकृति दी और वो ये नहीं देखा कि ये परियोजनाएं अगर बनेंगी सुरंग आधारित और इसमें जगह जगह हम सुरंगें बनाएंगे तो पहाड़ की जो यहाँ की भूगर्भिक स्थिति है उसका क्या होने वाला है। बल्कि अभी आप कह रहे थे कि जोशीमठ में ये जो जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति है, इसका गठन ही हम लोगों ने, तपोवन विष्णु घाट परियोजना है जो जोशीमठ में बनने वाली थी, बन रही है अभी भी, जिसका काम चल रहा है पिछले 20 साल से, अभी बनी नहीं है। उसको 2011 में बिजली का उत्पादन कर देना था, लेकिन हम 2024 में हैं और अभी कोई संभावना नहीं है कि वो बिजली बनेगी। तो उसमें जोशीमठ के नीचे से एक सुरंग ने जाना था, 12 किलोमीटर लंबी सुरंग। एनटीपीसी जो हमारे देश की प्रतिष्ठित कंपनी है सार्वजनिक क्षेत्र की, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, उसको ये ठेका दिया गया कि वो बिजली बनाएगी और जो है वो एक सुरंग बनाएगी। लेकिन हम लोगों के पास जो जोशीमठ में रह रहे थे पहले से एक अनुभव था कि जिसकी बात आप कर रहे थे, चंडी प्रसाद भट्ट जी ने 1978 के ही दौर में एक और परियोजना की वहां शुरुआत हो रही थी, विष्णु प्रयाग परियोजना तब उसका नाम था, जिसको बाद में जयप्रकाश कंपनी ने बनाया 1994 के बाद। तो वो परियोजना जो बन रही थी वो ठीक जोशीमठ के सामने का पहाड़ वहां बन रही थी, लेकिन वहां विस्फोट हो रहे हैं, जोशीमठ शहर हिल रहा है। और वो परियोजना जहां बन रही थी उसके ऊपर के जो गांव थे, चाई गांव, लामबगड़,
पांडुकेश्वर, वो सब उस परियोजना से प्रभावित हुए, क्योंकि वहां जो है पूरा पहाड़, हाथी पहाड़ जिसको कहते हैं, जिससे घूम करके आप बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं, उस पूरे पहाड़ पर छेद होना था, सुरंग बननी थी 12 किलोमीटर लंबी। तो उस सुरंग के ऊपर वाले जो गांव थे वो सारे तबाह हो गए। उन गांवों का जो पानी था, भूजल था, वो सारा नीचे चला गया। समृद्ध गांव था चाई गांव, जहां माल्टे की खेती हो रही थी, जहां दूध का व्यवसाय हो रहा था, जहां लोग आत्मनिर्भर थे अपनी कृषि पर, अपने संसाधनों पर, वो पूरा गांव तबाह हो गया। तो ये अनुभव हम लोगों के पास था, ये हम देख चुके थे कि ये हो रहा है। तो इसलिए जब ये एनटीपीसी वाली परियोजना की स्वीकृति मिली तो हमने शुरू से ही, यानी कि जिस दिन उसका सर्वे शुरू हुआ उस परियोजना का 2003 में, तब से ही उस पर सवाल खड़ा करना, उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि जो है जैसी सुरंग वहां बन रही है, अगर ऐसी सुरंग जोशीमठ के नीचे बनेगी तो ये शहर तबाह हो जाएगा, रहेगा नहीं। और दुर्भाग्य से हम जो तब कह रहे थे वो आज के दिन पर सच साबित हो रहा है, जिसकी संभावना 1976 में चंडी प्रसाद भट्ट जी या आप लोग व्यक्त कर रहे थे कि ऐसा यहाँ होने वाला है। क्योंकि उस समय जो है कुछ जगहों पर वहां भूधसाव हो चुका था, जहां आप लोगों ने वृक्षारोपण किया उसी इलाके में भूधसाव हो रहा था, और तभी जो है मिश्रा कमेटी बनी। तो गढ़वाल के कमिश्नर थे एस.सी. मिश्रा, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी और इसी बात के लिए बनी कि जोशीमठ का अध्ययन किया जाए। और उसी कमेटी की सिफारिश थी कि यहाँ कोई भी भारी निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए, यहाँ के जो बोल्डर हैं, यहाँ के जो चट्टाने हैं वो हिलाई नहीं जानी चाहिए, यहाँ वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, यहाँ का जो पानी है उसकी निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, सीवेज व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन ये सब नहीं हुआ और 1976 के बाद जो है लगातार भारी निर्माण, यानी कि बड़ी बड़ी परियोजनाएं वहां आने लगी। तो सन 2000 के बाद जब इन परियोजनाओं की स्वीकृति मिली, यानी कि एक तरफ बिल्कुल हम उत्तराखंड आंदोलन में इस बात को कह रहे थे कि हमारे पानी का उपयोग होना चाहिए, लेकिन वो उपयोग क्या होना चाहिए, या जिस तरह का विकास का ढांचा खड़ा हो रहा है किस तरह के ढांचे की हम बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे जन केंद्रित विकास, यानी कि लोगों को केंद्र में रख करके विकास की योजना बने। यानी कि अगर आप पानी पर कोई बिजली बना रहे हैं तो वहां के लोगों को उससे लाभ हो, क्योंकि टिहरी डैम में हम देख चुके थे कि टिहरी डैम में बिजली बन रही है, टिहरी डैम बनेगा लेकिन उसका पानी उत्तराखंड के काम नहीं आएगा, उसकी बिजली उत्तराखंड के काम नहीं आएगी। तो ऐसा ना हो कि उत्तराखंड बनने के बाद ये हो, और ये हुआ कि तमाम परियोजनाओं की स्वीकृति दी और हमारे उस पूरे इलाके में, तो जोशीमठ वाले इलाके में, तो सीरीज में जैसे वो बल्ब लगाते हैं सीरीज में ना, वो शादी ब्याह में आपने देखा होगा, तो एक बल्ब दो बल्ब और इस तरह लगाते चले जाते हैं, उस सीरीज में जो है परियोजनाओं की स्वीकृति मिली। और वो ठीक चीन के बॉर्डर से, जहां जो है चीन का बॉर्डर शुरू होता है चमोली जिले में, वहां से लेकर के और ऋषिकेश तक सीरीज में परियोजनाओं की स्वीकृति, यानी कि एक परियोजना शुरू हो रही है, उसकी सुरंग जहां खत्म होगी, पावर हाउस जहां होगा, दूसरी परियोजना वहां से शुरू, यानी कि दूसरी का बैराज साइड वहां से शुरू। सुरंग से पानी निकला, नदी निकली और दूसरी सुरंग में चली जाएगी, दूसरी सुरंग से निकली तीसरी सुरंग में चली जाएगी। इस तरह से परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई, और न सिर्फ वहां दी गई बल्कि पूरे उत्तराखंड में, टिहरी में, बाकी जगहों पर जितनी नदियां थी सब में ये हुआ। तो जो है उत्तराखंड आंदोलन के दौर में विकास के जिस ढांचे की आप बात कर रहे थे, विकास का जो सपना हम लोग देख रहे थे, जिस खेती पर, जिस जंगल पर, जिस जमीन पर, जिस पानी पर हम लोगों ने सपना देखा कि हम ऐसा उत्तराखंड बनाएंगे, समृद्ध उत्तराखंड होगा, ये बाकी देश से अलग राज्य होगा, यहाँ की राजधानी पहाड़ में होगी, गैरसैंण में, ये पहले से विचार लोगों का था। वो सारे सपने, वो सारी बातें अब आज के दिन पर आपका जो पूरा विकास का ढांचा है वो किस तरह का खड़ा हो रहा है, उसका एक उदाहरण उत्तरकाशी में हम लोगों ने देखा कि सुरंग बन रही है, चौड़ी सड़क है और उस सुरंग में जो है मजदूर फंस जा रहे हैं और 17 दिन तक उनको जो है निकालने का वो जो सारा प्रयास वो टीवी में हम सब लोगों ने देखा। और वो अभी जो है सुरंग बनी नहीं है, और उस सुरंग को बनाने वाला जो ठेकेदार है उस पर कोई बात नहीं है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं है। और ऐसी सुरंगें पूरे ऋषिकेश से लेकर के कर्णप्रयाग तक, आप तो 11, वो तो 4 किलोमीटर की सुरंग थी, 11 किलोमीटर की, 8 किलोमीटर की, 6 किलोमीटर की सुरंगें रेलवे के लिए बन रही हैं। बल्कि अभी बीच में जो है मैं लगातार उस पर लिखता रहा हूं, तो फिर मैंने अभी 15 दिन पहले मैं फिर उसी रास्ते से आ रहा था, तो इस बीच क्या हुआ, बरसात में अलकनंदा नदी बढ़ी हुई है, तो वो बढ़ा हुआ उसका पानी जो जल स्तर है वो लगभग जो बद्रीनाथ हाईवे है श्रीनगर से जो जोशीमठ की तरफ और बद्रीनाथ की तरफ जा रहा है, उससे बमुश्किल जो है वो 8 फीट नीचे।
जल स्तर पहुंच गया है अलकनंदा का। अब क्योंकि उस अलकनंदा नदी पर एक बैराज पहले से है, एक जल विद्युत परियोजना है जीवीके की, तो वो पानी वहां बढ़ा हुआ है। और जहां पानी बढ़ा है उसके ठीक बगल से रेलवे की जो लाइन है वो जा रही है कर्णप्रयाग वाली। यानी कि अगर पानी थोड़ा और बढ़ेगा 1.5 फीट 1 फीट, तो वो पानी, वो जो रेलवे का जहां स्टेशन बन रहा है श्रीनगर से आगे, स्वीट से आगे, तो वो रेलवे स्टेशन उस पानी के में डूब जाएगा। और ये हो चुका है 2012 में, 2013 में जो अलकनंदा का जल स्तर है वो बढ़ता हुआ और वो पहुंचा आपके जो ये हाईवे है श्रीनगर से, और जो बद्रीनाथ का हाईवे गुजर रहा है उस श्रीनगर में उस सड़क तक 2012 में वो पानी आया। तो यानी कि आप परियोजना ऐसी बना रहे हैं कि जो परियोजना टिकने वाली आपकी नहीं है। वो पानी बढ़ेगा किसी भी दिन, और वो जो आपका रेलवे का जहां वो स्टेशन बन रहा है वो उसको बहा के ले जाएगा। लेकिन आप बना रहे हैं, आपका विकास का ढांचा ऐसा खड़ा होता है। विकास का ढांचा एक खड़ा हो रहा है कि बड़ी बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं बन रही है, और उन जल विद्युत परियोजनाओं का कहा उनको जा रहा है कि ये रन ऑफ द रिवर है, यानी कि ये नदी का जो बहाव है उसका जो करंट है उसका उपयोग कर रही है, यानी रन में ही बनेगी, लेकिन वो रन में बन नहीं रही है। वो क्या हो रही है, पूरी डाइवर्ट नदी कर दी जा रही है। नदी जो है पूरा पलट करके सुरंग के अंदर चली जाएगी, वो नदी कहीं दिखाई नहीं देगी 12 किलोमीटर 14 किलोमीटर तक। और उसके बनने से क्या होगा, आप जब सुरंग बना रहे हैं तो आप विस्फोटकों से सुरंग बना रहे हैं, पूरा पहाड़ उससे हिल रहा है, और वो जो है पूरे अगल बगल के पूरे इलाके को सुरक्षित कर दे रहा है। तो एक विकास का ढांचा ये है। दूसरा ढांचा ये है कि आपका सरकार का पूरा जोर, मतलब नदी किनारे के आप खनन वाला जो है वो देख लीजिए, पूरा जोर उस पर है, या जिसको आप गीत में गा रहे हैं कि भाई शराब को लेकर के है। लेकिन जो पूरा पहाड़, अभी कल की बात, परसों की बात, मैं जोशीमठ में हूं, मुझे फोन आ रहा है कि भाई कोई मद्रास से कोई यात्री है, चेन्नई से, और वो बद्रीनाथ में जो है उसकी मृत्यु हो गई है। अब उसको बद्रीनाथ से और चेन्नई ले जाना है उस शव को, तो कैसे ले जाएगा। लेकिन जगह जगह रास्ते टूटे। हम कल ही आए हैं जोशीमठ से, और अल्मोड़ा 11 घंटे में हम पहुंचे, तो 3-1.5 घंटा तो हम जोशीमठ के पास ही 5 किलोमीटर पहले ही फंसे रहे। मैं तो केवल 1.5 घंटा फंसा लूं, यात्री वहां 4 घंटा 6 घंटा 5 घंटा फंस रहा है। और जिस रास्ते को हम सुरक्षित मानते थे, पहले कुमाऊं का जो रास्ता था गढ़वाल से आने का, तो वो बमुश्किल कभी खराब होता है। लेकिन इस समय यह हालत है कि वो जगह जगह उसमें जो है पहाड़ दरक रहा है, नीचे आ रहा है, वो गिर रहा है। जहां जहां सड़क चौड़ीकरण का काम हुआ है वहां आप इसको प्रत्यक्ष देख सकते हैं। उसके लिए आपको भूगर्भ विज्ञानी होने की जरूरत नहीं है, आपको कोई विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है। जहां जहां सड़क चौड़ीकरण का काम हुआ है, यही सड़क जो ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक है, या गंगोत्री यमुनोत्री वाली सड़क है, या केदारनाथ जाने वाली सड़क है, इस सड़क को आप आज से 6 साल पहले देखिए। तो 6 साल पहले जब तक ये गडकरी साहब का जो ये कार्यक्रम है कि भाई इसको ऑल वेदर रोड बना देना है, जब तक ये शुरू नहीं हुआ था, तब तक आप देखिए बमुश्किल आपके पास भूस्खलन के 5, 7, 8, 10 गिने में जोन थे। यानी कि जहां भूस्खलन होता था, रास्ता टूटता था बरसात में। और अब जब ये ऑल वेदर का काम शुरू हो गया है, उसके बाद आप देखिए, ये उन्हीं का कहना है, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसका ही कहना है कि लगभग 150 से ज्यादा, 146 उन्होंने पिछली बार की संख्या दी है, इस बार बताया नहीं है, लेकिन पिछली बार की संख्या अगर देखें तो 146 से ज्यादा ऐसे पॉइंट बन गए हैं कि जहां जो है भूस्खलन के नए क्षेत्र पैदा हो गए। अब क्योंकि इसमें यात्रा वाला भी मामला है, पर्यटन का भी मामला था, तो इसी यात्रा में, इसी यात्रा काल में सरकार का लक्ष्य था कि वो कम से कम जो है 1 करोड़ लोग बद्रीनाथ जाएं, केदारनाथ जाएं, गंगोत्री जाएं, यमुनोत्री जाएं। संख्या क्या है, संख्या जो है अभी तक जो आई है टोटल वो है 30 लाख 32 लाख अधिकतम। और उसमें भी संख्या जो है वो जो पूरी संख्या है यात्रियों की, गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ केदारनाथ हेमकुंड साहिब उसमें शामिल है। बद्रीनाथ है 10 लाख कुछ, केदारनाथ भी लगभग इतना ही, गंगोत्री यमुनोत्री भी लगभग इतना ही कुछ। तो कुल मिलाकर के 28 से 30 लाख यात्री पहुंचा है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, ये जो 30 लाख यात्री जो है 4 धाम में पहुंचा है, ये 4 धाम में 30 लाख यात्री कब पहुंचा है, ये पहुंचा है मई 12 तारीख को, जबकि पट खुल रहा है 11-12 में, और जून तक 1 महीने की यात्रा। ठीक है साहब, सिर्फ 1 महीने में पहुंचा है।
और जून के बाद क्या हुआ है, जून 18-19 के बाद बारिश शुरू हुई है और जुलाई पूरी यात्रा बंद है, अगस्त पूरी यात्रा बंद है और सितंबर में लगभग जो है बंद है। आजकल क्योंकि ये श्राद्ध का सीजन चल रहा है तो यात्री मरता पड़ता किसी तरह पहुंच रहा है, 3-3, 4-4 घंटा कहीं फंस रहा है, रुक रहा है। बल्कि केदारनाथ की यात्रा की तो यह हालत है कि लगातार बंद करनी पड़ रही है। अभी फिर वो बंद हुई क्योंकि कुछ दिन पहले सोनप्रयाग में घटना हो गई जिसमें 8-9 लोग मर गए, तो लगातार ये यात्रा बाधित है। तो केवल जो है मई से लेकर के जून के महीने के एक महीने में 25 से 28 लाख यात्री पहुंचा। अब जो यात्रा पहुंची है 25 से 28 लाख के बीच में, ये केवल एक महीने में, तो आप अनुमान लगाइए कि एक दिन में कितना यात्री पहुंच रहा है। तो एक दिन में जो है बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, गंगोत्री में, यमुनोत्री में लगभग 20,000, 15,000 से 20,000 आदमी पहुंच जा रहा है। तो क्या वहां जो है कैपेसिटी है इतनी? क्या 15,000, 20,000 लोगों को रखने की, वो ठीक से दर्शन कर पाए, वहां ठीक से रह पाए, वहां ठीक से वो जो है घूम पाए उस पहाड़ का जिसको देखने वो आए, वो जिस हिमालय का दर्शन करने आए। यात्रा का तो यही मकसद रहा होगा किसी समय में, अब तो वो मकसद नहीं है। अब तो मकसद है कि जाओ, छुओ और आ जाओ। अब तो मकसद है केदारनाथ जाओ, रील बनाओ। अब तो ज्यादातर वो 18 से 20, 22, 24 साल का युवा वहां पहुंच रहा है जिसका फोकस दूसरे किस्म का है। तो जो ये 18, 20, 22, 24, 25 हजार यात्री वहां पहुंच जा रहा है, क्या इतनी कैरिंग कैपेसिटी वहां है? क्या इतने लोगों को एडजस्ट करने की, उनको एकोमोडेट करने की वहां उसकी क्षमता है? नहीं। तब ये क्या कर रहा है? तब ये इसका जो प्रतिफलन होगा, इसका जो उल्टा इफेक्ट होगा, ये होगा कि वो आपदा को न्योता देगा। वो उस इलाके को, क्षेत्र को, चाहे केदारनाथ हो, केदारनाथ में हम देख रहे हैं कि 2013 की आपदा के बाद एक कमेटी बनी, हाई पावर कमेटी। उस हाई पावर कमेटी ने जो जो बातें कही, जो जो सिफारिशें कही, उसमें एक लागू नहीं हुई, बल्कि उसका उल्टा होने लगा। जिस केदारनाथ में कहा गया कि यहाँ इतना भारी निर्माण नहीं होना चाहिए, अब लगातार वही निर्माण कार्य वहां हो रहा है। और निर्माण की भी क्या प्रक्रिया है, निर्माण का भी क्या मॉडल है, उसका भी क्या वो हो रहा है कि जो रिवर फ्रंट आपका अहमदाबाद में बना है, जो रिवर फ्रंट जो है अहमदाबाद के बाद नकल करके वो बनारस में बना है, वही रिवर फ्रंट केदारनाथ में बनेगा, वही रिवर फ्रंट बद्रीनाथ में बनेगा। ये क्या मतलब है इसका? मतलब आपको एक ही जैसा विकास क्यों चाहिए? ये एक ही तरह का, एक ही रंग का, एक ही जैसा विकास क्यों चाहिए? वही रिवर फ्रंट आपको बद्रीनाथ में भी क्यों चाहिए? जबकि बद्रीनाथ में उसकी जरूरत नहीं है। बद्रीनाथ में आदमी रिवर फ्रंट देखने नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है आदमी वहां का पहाड़ देखने, वहां जो पर्वतमाला है, जो हिमालय है, उसके दर्शन करने आ रहा है, वहां जो बह रही नदी है जिसका स्वाभाविक बहाव है उसको देखने आ रहा है। लेकिन आप उस स्वाभाविक बहाव को खत्म कर दे रहे हैं। अब क्या हो गया है, बद्रीनाथ में वो जो नदी है उसके रिवर फ्रंट बनाने के लिए आपने नदी को जो है बहुत ज्यादा उसको काट दिया है। लगातार पानी बढ़ रहा है। बरसात में अभी कुछ दिन पहले एक यात्री बह गया और कुछ दिन पहले जो है एक बहते बहते बचा है। यानी कि नदी का जो पूरा घाट है उतना असुरक्षित हो गया है। केदारनाथ में वही हालत है, वहां जेसीबी मशीन पहुंच रही है हेलीकॉप्टर के जरिए, वहां जो है बड़ी बड़ी मशीनें वहां पहुंच जा रही हैं और उसी तरह का बड़ा निर्माण, भारी निर्माण जिसको नहीं होना चाहिए तब वो हो रहा है। और ये जो कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि आपके एक महीने में 20 लाख 30 लाख यात्री पहुंच जा रहा है और उसके बाद यात्रा बंद हो जा रही है। और तब इस तरह से बंद हो रही है कि उसके खुलने की कोई नौबत नहीं। तब वो सिर्फ यात्रा को नहीं नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि हम जैसे लोग जिनका यात्रा से कोई लेना देना नहीं है, जिनको आमतौर पर अल्मोड़ा आना है या श्रीनगर जाना है या देहरादून जाना है, इस तरह का जो उनके लिए भी वो दिक्कत हो जा रही है। तो न सिर्फ यात्री उससे परेशान है बल्कि आम आदमी भी उससे परेशान हो जा रहा है। ये हम विकास का एक दूसरी किस्म का ढांचा यहां खड़ा कर रहे हैं। आपको चौड़ी सड़कें, आपको यात्रा का इस तरह का बहाव कि एक साथ इतने सारे लोग पहुंच जाएं, उसमें जिस तरह की पूरी व्यवस्था है, मतलब वो अव्यवस्थाओं से भरी हुई यात्रा है। पूरी यात्रा में केवल एक महीने में 200 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। वो केदारनाथ में भी हुई है, बद्रीनाथ में भी हुई है, गंगोत्री यमुनोत्री में भी हुई है। ज्यादातर मृत्यु होने का कारण यह है कि अचानक आदमी जो हेलीकॉप्टर से आ रहा है सीधा ऊंचाई पर पहुंच रहा है, कार्डियक अरेस्ट से मर जा रहा है। और जो है पूरे पहाड़ में, अब यहाँ की मैं नहीं जानता, लेकिन खास तौर पर गढ़वाल वाले इलाके में
पूरी चार धाम यात्रा का जो रूट है उसमें कहीं आपको एक कार्डियोलॉजिस्ट नहीं मिलेगा, कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। अस्पतालों की हालत खराब है, लगातार आप वीडियो देख रहे हैं कि जिसमें 4 कंधों पे लेकर के लोग जो है गांवों से अपने मरीज को लेकर के आ रहे हैं। तो ये स्थिति सही स्थिति है। और ये जोशीमठ जैसे नगर की हालत है कि वहां अस्पताल की हालत खराब है, अस्पताल में कोई विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। और ये श्रीनगर में भी है जहां की मेडिकल कॉलेज, ये हालत जो है उत्तराखंड के न सिर्फ नगरों की है, गांवों की हालत और ज्यादा खराब। तो जो होना चाहिए था, यानी कि स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए थी, शिक्षा ठीक होनी चाहिए थी, उसकी हालत खराब है। शिक्षा में तो यह है कि लगातार हमारे सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं और जो है गांवों से लोगों का पलायन, चाहे वो अल्मोड़ा में हो, चाहे वो हल्द्वानी में हो, श्रीनगर में हो, कर्णप्रयाग में हो, रुद्रप्रयाग में हो और जोशीमठ में। वहां जो जोशीमठ में अध्ययन हुए और उसमें एक बात कही गई कि यहाँ जो है जो संख्या है लोगों की, वो जो भूमि की धारण क्षमता है उससे ज्यादा लोग यहाँ बस गए। तो भूमि की धारण क्षमता से ज्यादा लोग तो अल्मोड़ा में भी फंस गए हैं। क्यों बस गए हैं? क्योंकि अल्मोड़ा से जो दूर दराज के गांव, वहां शिक्षा नहीं है। अल्मोड़ा से जो दूर दराज के गांव है वहां अस्पताल नहीं है। अल्मोड़ा से दूर दराज के गांव है वहां कोई जो है रोजगार की व्यवस्था नहीं है कि आदमी अपना रोजगार कर सके। और ये हालत सब जगह है कि सभी जगह शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, वहां जो है रोजगार का कोई साधन नहीं है। तो आदमी दौड़ता हुआ चला आ रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर। और तब आप कह रहे हैं कि यहाँ की धारण क्षमता बढ़ गई है। बल्कि जब हम लोग जो है अल्मोड़ा के बारे में, हम लोग, हमारा जो आपदा प्रबंधन के सचिव थे रंजीत कुमार सिन्हा जी, तो हम उनके पास गए शुरू में, मतलब अभी जोशीमठ की आपदा का शुरुआती दौर है, अभी केवल 400-500 घरों में दरारें आई हैं, कुछ जगह जमीन धंसने लगी है। और ये अगस्त महीने की बात है 2022। तब हम एक पत्र लेकर के उनके पास गए और हमने कहा कि हमारे पास ये सुझाव है, ऐसी सीवेज लाइन वहां बन जाए, ऐसी सुरक्षा दीवार बने, इस तरह से लोगों को विस्थापित कर दिया जाए कि उनके घरों में दरारें आई हैं। और नीचे हमने लिखा कि इसको एज अ पायलट प्रोजेक्ट रखा जाए। 2022 की बात है, अभी बहुत स्थिति खराब नहीं हुई। और ये पायलट प्रोजेक्ट अगर आप करते हैं तो ये अन्य जगह आप इसको रेप्लिकेट कर सकेंगे, यानी अन्य जगह भी इसको आप दोबारा दोहरा सकें। तो उन्होंने कहा नहीं, जो आप बात कह रहे हैं बहुत ही बढ़िया बात है, हम अल्मोड़ा में ये करने वाले हैं। अल्मोड़ा में जो है सीवेज, उसके लिए हम जो है 3 करोड़ रुपया या कुछ करोड़ रुपया, उन्होंने कहा इसका बजट मैंने दे दिया है और यहाँ ये होने वाला है। तो मैंने कहा जो हालत अल्मोड़ा की है वो सारे उत्तराखंड में, गोपेश्वर की हालत ऐसी है, ये श्रीनगर की हालत ऐसी है, बाकी जगह की हालत है, सारे नगर जो है वो लगातार लोगों का पलायन वहां की तरफ हो रहा है। देहरादून तो हो ही रहा है, गांव खाली हुई, मतलब पौड़ी नहीं हुआ है खाली, सारे गांवों की हालत ऐसी है। उस समय उन्होंने ये कहा, लेकिन आज तक जो है वो जमीन पर उतरता हुआ वो सब नहीं दिखाई दिया। उसके बाद जब स्थिति खराब हो गई जोशीमठ में, लगभग 850 से ज्यादा मकानों में दरारें आ गई, जमीन में बहुत सारा धसाव हो गया, हालात बहुत ज्यादा जब बिगड़ गए और आंदोलन जब बढ़ गए, सरकार तब तक नहीं चेती कि जब तक स्थिति बिगड़ रही थी, लगातार उनको बताया जा रहा था। सरकार तब चेती जब लोग सड़क पर आ गए, जब आंदोलन बड़ा हो गया और वो आंदोलन टीवी में दिखाई देने लगा और लोगों तक पहुंचने लगा तब तक। वरना तो अगर आप यहाँ लड़ रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है, तो सरकार को कोई फर्क, अगर वो टीवी पे नहीं आ रहा है, अखबार में दर्ज नहीं हो रही है आपकी बात, तो सरकार को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार को फर्क केवल तब पड़ता है कि जब आपका आंदोलन सुनाई देने लगता है, लोगों को दिखाई देने लगता है। तो जो दिखने लगा, सुनाई देने लगा, तब सरकार थोड़ा चेती। लेकिन वो चेतने में भी जो है जिस तरह का सुझाव हम लगातार दे रहे थे उसको कोई अमल नहीं हुआ। केवल मुआवजे के मामले में हुआ है, तो मुआवजा जो हमने कहा था वो मिला, लेकिन उसके अलावा भी पिछले 6 महीने, साल भर हो गया है लगभग, जब हमारी मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई अप्रैल के महीने में 2023 में, और समझौता हुआ, एक सहमति बनी 11 बिंदुओं पर। और ये हुआ कि मुआवजे का ये मामला होगा, जोशीमठ के विस्थापन पुनर्वास के लिए किया जाएगा, जोशीमठ के स्थायीकरण के लिए यानी कि स्टेबिलाइजेशन के लिए ये काम किए जाएंगे। और बल्कि उसमें ये हुआ कि आंदोलन के दबाव में हो, चाहे वो टीवी के पर्दे में आने के दबाव पे हो, केंद्र सरकार ने भी पर्याप्त मात्रा में पैसा दे दिया। उन्होंने कहा कि 1,500 करोड़ से ज्यादा रुपया हम देने को तैयार है। वो पैसा भी सुनने में आया कि सरकार के पास आ गया, और तब से 1.5 साल से ज्यादा आज बीत गया, 1 रुपए का काम जमीन पर नहीं हुआ। 1 रुपए की बात नहीं हुई, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हो गई, सहमति बन गई। उन्होंने कहा कि आप आंदोलन स्थगित कर दीजिए या वापस ले लीजिए। हमने कहा वापस तो हम नहीं लेते,
लेकिन हम स्थगित करते हैं और जब हमको जरूरत पड़ेगी हम दोबारा सड़क पर आएंगे। और उसके बाद लगातार हम धरना देते रहे, एक एक महीने 2-2 महीने के अंतराल में सरकार को याद दिलाते रहे कि भाई आपने हमसे वादा किया, आपके साथ एक सहमति बनी, उस पर कुछ काम, 1 रुपए का काम नहीं हुआ। लेकिन अभी मैं गडकरी साहब का एक वीडियो देख रहा था, मेरे को इस बात से याद आया कि लगातार सरकार हमसे कह रही है कि अभी आपकी डीपीआर बन रही है। पहले वो डीपीआर सिंचाई विभाग बना रहा था, फिर टीएचडीसी बना रहा था, फिर आईआईटी रुड़की वाले बना रहे थे, और उसको पता नहीं कि कौन बना रहा है, क्या बना रहा है, उस डीपीआर का क्या हुआ। तो गडकरी साहब का अभी लेटेस्ट वीडियो आप देखेंगे जिसमें डीपीआर के बारे में वो कह रहे हैं, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कह रहे हैं कि डीपीआर ऐसे लोग बनाते हैं कि जो सरकार से ही रिटायर हो गया है और आईएएस था या पीसीएस था और उसने एक कंपनी खोल ली है, कोई एनजीओ बना लिया है, वो डीपीआर बनाता है और उसको जाने क्या कल्पना करता है और इस तरह की डीपीआर बना के हमारे पास ले आता है। और सरकार में भी ऐसे लोग बैठे हैं कि वो डीपीआर पढ़ते तक नहीं, वो क्या करते हैं कि डीपीआर जैसे ही उनके पास पहुंची वैसे ही वो उस पर टेंडर निकाल देते हैं और फिर वो टेंडर पास हो जाता है, वो काम होता है, तब ऐसी सड़क बनती है। वो कह रहे हैं हिमाचल के संदर्भ में, गडकरी साहब का जो बयान है हिमाचल के संदर्भ में है, तो वो सड़क ऐसे बन रही है कि बीच में सड़क है, यहाँ पहाड़ है, यहाँ पहाड़ है, इधर नदी है और पहाड़ सड़क के आ रहा है, सड़क साफ हो जा रही है। ये उन्हीं के मंत्रालय की बात है, वही सड़क के मंत्री हैं, वही इस बात को कह रहे हैं। तब जो है विकास का जो ढांचा जो है पूरे देश में और खास तौर पर उत्तराखंड में बन रहा है, वो उत्तराखंड को ही किस तरह से लीन ले रहा है। यानी कि अगर ये आपदा का पूरा आप मानचित्र देखें और उस पर उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों को देखें तो पूरा उत्तराखंड इससे पटा पड़ा है। अब जो है उस पर आपदा प्रबंधन विभाग उसके जवाब में क्या कर रहा है, वो केवल जो है कुछ राहत की बात कर ले रहा है। हमारे यहाँ एक गांव पूरा डूब रहा है इस समय, उस गांव में उन्होंने कहा अरे हम जो है ये मानते हैं कि जब आपकी छत गिर जाएगी, यानी जब पूरा मकान ढह जाएगा तब आप आपदा प्रभावित माने जाएंगे, तब आपको कोई राहत दी जाएगी। हालत यह है कि गांव रहने लायक नहीं है, पूरे गांव में जो है ऊपर से मलबा आ रहा है बह करके और पूरे गांव की हालत खराब है। लगातार वहां लड़ाई है, लगातार इस बात को कहा गया लेकिन उनका कोई जो है पुनर्वास की बात नहीं है। और जहां तक विस्थापन पुनर्वास का ही सवाल है तो विस्थापन पुनर्वास के लिए पिछले कई सालों से 2 से 2,500 3,000 गाँव ऐसे हैं जो विस्थापन की बाट जोड़ रहे हैं। और इसी उत्तराखंड में हजारों गांव ऐसे हैं जिनको सरकार कह रही है भूतहा गांव है, यानी कि जो गांव खाली हो गए, घोस्ट विलेजेस है। तब हम लोगों ने कहा कि जब आप कह रहे हैं कि भाई इतने गांव आपके खाली हो गए हैं, भूतहा गांव है, जिन गांवों में कोई नहीं रह रहा है, आप क्यों नहीं उन गांवों को एक्वायर कर लेते, उनको आप अधिग्रहित कर लीजिए। और जो गांव विस्थापित होने वाले गांव हैं, जैसे कि अभी पीसी तिवारी जी आप बैठे, आपको ध्यान होगा ऋणी को लेकर के हम लोग लड़े, हाई कोर्ट तक गए, आप भी जोशीमठ के मामले में हाई कोर्ट तक गए, तो ऋणी को लेकर के हमने कहा कि इसका विस्थापन पुनर्वास कीजिए। 2021 की बात है। ऋणी जो है प्रसिद्ध गांव है, चिपको का गांव है, जहां चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई, लोग पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गए। वो गांव जो है ऐतिहासिक गांव है। उस गांव की जो गौरा देवी है वो प्रसिद्ध महिला है पूरे देश में, दुनिया में। उनका नाती हमारे साथ हाईकोर्ट में था उसी प्ली में कि इस गांव का विस्थापन पुनर्वास होना चाहिए। हम पर जुर्माना लग गया 50,000 रुपए का, मतलब हमारी बात नहीं सुनी गई, अपील वो नहीं हुई, ऊपर से जुर्माना लग गया। लेकिन उस गांव का विस्थापन पुनर्वास नहीं हुआ। तब भी हम गए सरकार के पास, हमने कहा कि आप जो है हमारे अगल बगल के बहुत सारे गांव जो खाली हो चुके हैं उन गांवों को आप अधिग्रहित कीजिए और यहाँ आप विस्थापन पुनर्वास कर सकते हैं। लेकिन वो नहीं होना था, वो नहीं हो रहा है, नहीं होगा। लेकिन आपका जो सोच है, जो समझ है उत्तराखंड को लेकर के, वो दिखाई दे रहा है आपकी राजनीति में, आपके नीति नियमन में, आप किस तरह की नीति बना रहे हैं उसमें। तब हमारे सामने ये सवाल है कि आगे का क्या रास्ता होगा। यानी कि जिस समय में हम हैं उस समय में हालत ये है कि बरसात जो है, जिस तरह की बरसात उसका पैटर्न पूरा बदल गया। हम 1 महीना पहले अपने एसडीएम साहब के यहाँ थे, इस गाँव का विस्थापन आप की प्रक्रिया कीजिए, तो हमारे एसडीएम साहब कह रहे थे कि अगस्त के महीने तक तो बारिश होती है, अगस्त के बाद बारिश बंद हो जाएगी, तब फिर सब सामान्य हो जाएगा। मैंने कहा सरकार वो बदल गया है, ये अपना ट्रेंड बदलिए सोचने का। अब ऐसा नहीं है, बारिश सितंबर में हो रही है, अक्टूबर में हो रही है, बल्कि पिछली बार का आपको याद होगा 2022 का नैनीताल में जब सबसे ज्यादा बारिश हुई वो अक्टूबर महीने की बात है। और जोशीमठ में भी 17, 18, 19 अक्टूबर 2021 सर्वाधिक बारिश हुई। तो बारिश का पैटर्न बदल गया, मौसम पूरा तरह से बदल रहा है, फसल का चक्र बदल रहा है। मौसम में बारिश जैसे पहले होती थी, मतलब हमारे यहाँ तो जो 8,000 फीट से ऊंचाई वाले जो इलाके हैं, लगभग 8,000 9,000 फीट से ऊंचाई वाले इलाके,
वहाँ बारिश इस तरह की होती नहीं थी, वहाँ झुटमुटी बारिश होती थी, झुरमुरी बारिश, और जो है उससे कोई नुकसान नहीं होता। अब आप देखिए कि नीति में बारिश आ रही, नीति जो है लगभग 8,000-10,000 फीट की ऊंचाई पर है, वहां ऐसी बारिश आ रही है कि वो जो है पूरा सड़क उससे बह जा रही है, ऊपर से पहाड़ दरक के आ जा रहा है। इतनी ऊंचाई वाले इलाकों में इस तरह की बारिश होने लगी है, बारिश का पैटर्न बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, यानी जिसको हम कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, यानी धरती गर्म हो रही है। तो पहले वो गर्म हो रही थी, वो केवल बातों में थी, हमको भी लगता था कि वो थ्योरी है, लेकिन वो अब हमको दिखाई दे रहा है हमारे सामने। जिस इलाके में मैं रहता हूँ जोशीमठ में, वहां जो है 5,000 फीट पर जो है बढ़िया सेब हो रहा था, आज के दिन पर 7,000 फीट से नीचे जो है सेब नहीं हो रहा है। यानी कि इस तरह की फसल नहीं हो रही है जो आमतौर पर हम वहां उगा लेते थे। भले फसलों की हालत जो है, खेती की हालत जो है, वो आप ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हो, उसमें जंगली जानवरों का हमला है, बंदर पहुंच गया है नीति घाटी तक जहां कभी बंदर नहीं होता था, सुअर का हमला है, बाघ का हमला है, लगातार वो आदमियों को खा रहा है, लोगों पर हमला कर रहा है, ये एक अलग तस्वीर बन रही है। तो यानी कि एक चीज नहीं है, कई सारे पहलू हैं जो इस राज्य का गठन होते समय, इस राज्य के लिए लड़ते समय जो सपना हम लोग देख रहे थे, उससे बिल्कुल दूर, बहुत दूर ये राज्य दिखाई देता है, और हमको लगता भी नहीं कि हमारा ही राज्य है। ये वही राज्य है जिसके लिए हम लड़ रहे थे, ये वही जगह है जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे, वो राज्य दिखाई नहीं देता। तब ऐसे समय में जब मैं कह रहा हूं कि मौसम का बदलाव हो रहा है, बारिश इस तरह की हो रही है कि एक ही जगह पर बारिश होगी 20 मिनट 25 मिनट और पूरे इलाके को साफ कर देगी, तब क्या हमारे सामने सरकार पर दबाव बनाने के लिए किस तरह की नीति बने कि जो यहाँ रोजगार भी पैदा हो, यहाँ पर्यटन का व्यवसाय भी ठीक हो। पर्यटन की हालत यह है कि कुछ कुछ जगहों पर सिमट के रह गया, यदि पर्यटन होगा तो नैनीताल में होगा, पर्यटन होगा तो भीमताल में होगा, या मसूरी में होगा, या वो बद्रीनाथ में होगा, केदारनाथ में होगा, लेकिन बाकी पूरा इलाका उससे खाली रहेगा, बाकी किसी को उससे लाभ होने वाला नहीं। हम लोगों ने बहुत सारे विकल्प सरकार को कहा कि भाई आप सड़क को ऐसे घुमा करके ले आइए, वो इलाके तो उसमें शामिल हो जाएंगे। नहीं, आपको एक ही सड़क है, उसी सड़क को चौड़ा करना है। अरे उस सड़क को रहने दीजिए, जो यहाँ आना चाहता है उसको इतनी जल्दी दिल्ली से 8 घंटे में क्या जरूरत है कि वो जोशीमठ पहुंच जाए, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ आराम से रहने वाला, आराम से आने वाले की जरूरत है, जो यहाँ का आनंद ले सके, जिसके पास इतना धैर्य हो। और धैर्य नहीं है तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो धैर्य से ही पर्यटन हो सकता है। लेकिन सरकार चाहती कि नहीं, वो 3 घंटे में, अभी आप जाइए देहरादून तो लोगों को आप बात करते हैं, अरे अब तो क्या हो गया, तो देहरादून, आप दिल्ली से देहरादून 3 घंटे में आ जाएंगे। क्यों आना चाहते हैं आप 3 घंटे में? और उतना जितना आप आना चाह रहे हैं उतने ज्यादा एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, उतनी ज्यादा दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। क्यों ये चाहिए? तो पहाड़ में जो है पर्यटन भी कुछ जगहों पर जो केंद्रित हो गया, इसको कैसे हम जो है विस्तारित करें। जिस तरह का विकास का ढांचा खड़ा हो रहा है, मौसम जिस तरह से बदल रहा है, ये इसमें और ज्यादा दिक्कतें पैदा करने वाला है। तब आगे के लिए क्या रास्ता होना चाहिए, क्या भविष्य होना चाहिए, इस पर हम सब लोगों को सोचने की जरूरत है। एक नई लड़ाई की, नए संघर्ष की जरूरत है, और वो संघर्ष अलग तरह का संघर्ष है, जिसमें ये सारी दृष्टि भी हम लोगों के पास है कि आने वाला जो हमारे पीढ़ी है, हमारे जो नौजवान हैं, उनके सामने रोजगार का क्या साधन हो। पहला तो यह है कि उत्तराखंड के जो ये गांव हैं, ये जो जगह है, रहेंगी कि नहीं रहेंगी। जब इस तरह का वहां भूस्खलन हो रहा है, गांव के गांव बह जा रहे हैं, एक ही बरसात में आप देखिए, केवल इसी बरसात में देखिए लगभग 11-12 गांव ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत खराब हो। 2-3 गांव तो पूरी तरह तबाह हो गए हैं। तो टिहरी वाले 2 गांव, जोशीमठ का 1 गांव, यहाँ कुमाऊं में 1 गांव, तो ये तो यहाँ इसी बरसात की हालत है। और हर बरसात में 4-5 गांव, 6 गांव ऐसे हैं जो नक्शे से मिट जा रहे हैं। तब वैसे समय में हमारे सामने आगे का वे फॉरवर्ड, आगे का क्या रास्ता है। तो हम लोग तो क्योंकि आंदोलन के लोग हैं, लड़ाई के मोर्चे के लोग हैं, संघर्ष के लोग हैं, तो हम तो यही मानते हैं कि हमको संघर्ष की जरूरत है, लेकिन नई लड़ाई की जरूरत है। लेकिन वो दृष्टि संपन्न लड़ाई की जरूरत है, वैसी लड़ाई की जरूरत नहीं है जैसे उत्तराखंड राज्य के समय में हमने कहा आज दो, अभी दो, और बाकी जो है आंख बंद कर दो, नाक बंद कर दो और फिर सो जाओ। ये वाली लड़ाई की जरूरत है। सोचने समझने की, सोच समझ करके, विचार करके किस तरह के राज्य की हम कल्पना करते हैं, आगे के भविष्य की कैसी कल्पना करते हैं, उस पर बात करके, उस पर सोच करके आगे संघर्ष की, लड़ाई की जरूरत है। और इसके अलावा कोई और अन्य रास्ता हम लोग नहीं देखते कि इस राज्य को बचाने की, अब ज्यादा बचाने की जरूरत है। बल्कि हमारे एक साथी थे, धन सिंह राणा जी, गुजर गए, तो उनका एक गीत था कि गढ़वाली में उन्होंने एक गीत लिखा कि लंबी लड़ाई, तो यानी कि लंबी लड़ाई है। उसमें एक
बात केवल कह करके मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं और मैं धृष्टता कर रहा हूं कि विधायक साहब बैठे हैं, उन्हीं के सामने बात कह रहा हूं। तो उन्होंने उस गीत में कहा कि दूर का बैरी नजदीक आ गया रे, लंबी लड़ाई चल, यानी कि जो दूर का बैरी था, जो दूर बैठा हुआ था लखनऊ में, वो नजदीक आ गया है। इसलिए ज्यादा सजग होने की, ज्यादा ठीक से लड़ने की जरूरत है। ये बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और अपेक्षा करता हूं मैंने आपको ज्यादा बोर नहीं किया होगा, परेशान नहीं किया होगा। आप सब लोगों का धन्यवाद और मुझे समय देने के लिए, मंच देने के लिए, मौका देने के लिए समिति का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।